हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के वेक्टर के अगले टॉपिक मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ये बात कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट किया था। अब जो हमको फॉर्मूला मिला हुआ था दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले को आप जरा गौर से देखिए, आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी में कोई चेंज करना नहीं चाहते, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग दो फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं इसको मूव कराने के लिए। हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हम दो फोर्स जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं ताकि ये मूव करे। इसको मूव कराने के लिए हम लोग दो फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों फोर्सेस को मान लीजिए कि हम ऐसे लगाएं, एक फोर्स F1 और दूसरा फोर्स भी इधर लगा दें F2। वी आर नॉट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ F1 एंड F2। हम लोग F1 और F2 के मैग्नीट्यूड में किसी तरह का चेंज नहीं कर रहे हैं, यहां लगा दिया। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि F2 को यहां लगाने की बजाय हम लोग कुछ ऐसे लगा दें, कुछ ऐसे लगा दें, कुछ इस तरीके से लगा दें। मैग्नीट्यूड F1 और F2 का वही रहेगा। मान लीजिए कि हम लोग एक 5 न्यूटन का एक 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो 5 और 3 ही रहेगा, बस इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो वेरी करा देते हैं। तो आप ये फॉर्मूला देखिए कि अगर हम A दैट इज द F1, B दैट इज द F2, इन दोनों में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन F1 और F2 के बीच का एंगल यानी कि थीटा वेरी करा रहे हैं, तो हमारा रिजल्टेंट भी वेरी कर रहा है। यहाँ पे रिजल्टेंट भी वेरी कर रहा है। अब आप एक इस बात को और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। आप यहाँ देखिएगा कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इस पर हम लोगों ने एक फोर्स लगाया इधर 5 न्यूटन और एक दूसरा फोर्स लगाया इधर ही 3 न्यूटन। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को दो लोग एक 5 न्यूटन के फोर्स से और एक 3 न्यूटन के फोर्स से इधर खींचना चाहते हैं, तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 8 न्यूटन। और अगर हमारे पास उसी ऑब्जेक्ट पर एक 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और एक 3 न्यूटन का फोर्स इस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस 5 न्यूटन और 3 न्यूटन वाले फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो हमारा रिजल्टेंट विल बी 2 न्यूटन। यहां ये बात क्लियर हो गई है कि हम लोगों ने फोर्स के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं किया है। एक 5 न्यूटन है, एक 3 न्यूटन है, वो यहां भी है, वो यहां भी है, लेकिन यहाँ पे जो नेट इफेक्ट हमको दिख रहा है दैट विल बी 8 न्यूटन और यहाँ जो नेट इफेक्ट दिख रहा है दैट इज 2 न्यूटन। वेरी क्या कराया भाई यहाँ दोनों में? तो सिर्फ एंगल। यहाँ हम लोगों ने वेरी क्या कराया है? एंगल। यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा दैट विल बी 0 डिग्री और यहाँ इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा दैट विल बी 180 डिग्री। अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ एंगल को वेरी करा देने से हमारा नेट रिजल्टेंट जो है वो अलग अलग आ सकता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम फोर्स का या किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखते हुए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, सिर्फ एंगल वेरी करा कर कितना मैक्सिमम और कितना मिनिमम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम दो फोर्स लगाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम आए, यानी मैक्सिमम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाए, हम ये चाहते हैं कि दो लोगों को यूटिलाइज तो करें
लेकिन इफेक्ट जो है वो हमारा मिनिमम आए। तो मिनिमम यहां जैसे आ रहा है, मैक्सिमम यहां आ रहा है। तो हम लोग, हालांकि हम ये अभी श्योर शॉर्ट नहीं आपको बता रहे हैं कि यहाँ मैक्सिमम आ रहा है और ये मिनिमम आ रहा है, वो हम लोग फॉर्मूले से निकालेंगे और तब देखेंगे कि यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम क्या आने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, मैक्सिमाइज का मतलब कि हम रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम निकालना चाहते हैं, तो फॉर आर मैक्सिमम हमारे पास जो ये cos थीटा है, इस cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो फॉर रिजल्टेंट शुड बी मैक्सिमम, cos थीटा मस्ट बी मैक्सिमम, cos थीटा अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होना चाहिए और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो मतलब ये हुआ कि cos थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए और इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है वो 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा 0 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स ये लगाया F1 और एक दूसरा फोर्स ये लगाया F2। तो F1 और F2 के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है और इस कंडीशन में जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम ये भी देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ जो अंडर रूट में चीज लिखी हुई है a² प्लस b² प्लस 2ab, दैट इज द होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, यानी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ अंडर रूट भी लगा हुआ है और स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो इट मींस कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू, यानी मैक्सिमम रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b। आर मैक्सिमम की वैल्यू हमको कितनी मिलती है, अगर दो वेक्टर्स को हम लोग 0 डिग्री के एंगल पर अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट उन दो वेक्टर्स का जनरल सम की तरह डायरेक्ट सम हो जाता है। यानी कि अगर हम एक 5 न्यूटन और एक 3 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर 0 डिग्री के एंगल पर अप्लाई कर रहे हैं तो वी विल गेट 8 न्यूटन डायरेक्टली। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो वेक्टर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, वो रूल को फॉलो करके ही a प्लस बी आया हुआ है, लेकिन वहां पे हमको एक ये बेनिफिट मिलता है कि हम अगर 0 डिग्री के एंगल पे अप्लाई करते हैं तो हम उसको डायरेक्ट जनरल सम की तरह भी जोड़ सकते हैं और वो 8 न्यूटन का रिजल्ट हमको देगा, यानी कि वो मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर आर मिनिमम, फॉर मिनिमम रिजल्टेंट, यानी कि रिजल्टेंट के मिनिमम वैल्यू कब आएगी। तो रिजल्टेंट को मिनिमम करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे cos थीटा को मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम किया था, वैसे ही वहां पे cos थीटा को मिनिमम करेंगे। तो फॉर रिजल्टेंट मिनिमम cos थीटा की वैल्यू जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, cos थीटा मिनिमम होना चाहिए, और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू जो है, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू दैट इज द -1। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और cos थीटा -1 वैल्यू लेता है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमने एक फोर्स F1 इधर अप्लाई किया और F2 जो है वो इधर अप्लाई किया, तो हमको यहाँ दिख रहा है कि इन दो वेक्टर्स F1 और F2 के बीच का एंगल 180 डिग्री बना हुआ है। 180 डिग्री पर हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, अब वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab और इंटू cos 180 डिग्री।
cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो ये मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहां से हमको ये दिख रहा है कि दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, यानी कि r मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी। तो r मैक्सिमम की वैल्यू आई a प्लस बी और r मिनिमम की वैल्यू आई a माइनस बी। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन और 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो हमको जो मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है 5 प्लस 3। अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं या दो फोर्सेस हैं, फोर्स का एग्जांपल हम बार बार इसलिए ले रहे हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमारे पास दो फोर्स है, एक 5 न्यूटन का फोर्स है और एक 3 न्यूटन का फोर्स है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 प्लस 3 मीन्स 8 न्यूटन और इसकी मिनिमम वैल्यू 5 माइनस 3 मीन्स 2 न्यूटन। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। बाकी की सारी वैल्यूज, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के कॉम्बिनेशन से हम लोग 8 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमसे ये पूछा जाए कि क्या हम 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो फोर्सेस को लगाकर 4 न्यूटन का फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग एक 5 न्यूटन और एक 3 न्यूटन के फोर्स को अप्लाई करके फॉर अ पर्टिकुलर एंगल वी कैन ऑब्टेन द रिजल्टेंट इज 4 न्यूटन। अब ये कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी चीज अपने मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट के बीच में ही एग्जिस्ट करती है। हर चीज की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, एक मिनिमम लिमिट होती है, तो कोई भी चीज अपने मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर हमको मैक्सिमम जो मिला वो 8 न्यूटन का मिल रहा है और मिनिमम जो है वो 2 न्यूटन का मिल रहा है। तो 8 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच में ही 4 न्यूटन आता है, इसलिए वो फोर्स निकाला जा सकता है। अगर कोई हमसे ये पूछे 6 न्यूटन ऑब्टेन कर सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई हमसे ये पूछे कि 1 न्यूटन ऑब्टेन कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं तो हमको रिजल्टेंट जो है वो 1 न्यूटन नहीं मिल सकता। इसलिए नहीं मिल सकता कि वो मिनिमम से कम है। तो वी कांट ऑब्टेन एनी वैल्यू व्हिच इज लेस देन मिनिमम एंड मोर देन मैक्सिमम। पॉइंट टू बी नोटेड कि वी कांट ऑब्टेन एनी वैल्यूज ऑफ द रिजल्टेंट व्हिच इज लेस देन दिस मिनिमम और मोर देन दिस मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम से ज्यादा और मिनिमम से कम हमको कुछ नहीं मिल सकता। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं मिल सकता और मिनिमम से कम नहीं मिल सकता। ये हम लोग दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन कर पाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज मैक्सिमम एंड व्हाट इज मिनिमम वैल्यू फॉर द टू ऑब्जेक्ट्स। मान लीजिए कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगा रहे हैं। इसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर दो आइडेंटिकल फोर्स लगा रहे हैं और उनका रिजल्टेंट उसमें से किसी एक फोर्स के इक्वल है। क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल फोर्सेस are applied on an object। दो सेम फोर्स हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं एंड द रिजल्टेंट इज इक्वल टू either of them, and the resultant is equal to either of them।
find out the angle between applied forces। अब जरा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। हमने किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लगाया है और दोनों फोर्स इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड के मामले में दोनों फोर्स इक्वल हैं, और जो उनका रिजल्टेंट आ रहा है वो किसी एक फोर्स के बराबर आ रहा है। एक फोर्स का मतलब कि जब दोनों बराबर हैं तो हम किसी एक के बराबर उसको बोल रहे हैं। तो हमको ये पता करना है कि हम उन दोनों फोर्सेस को किस पर्टिकुलर एंगल पर अप्लाई कर रहे हैं। हमारा रिजल्टेंट जो है वो उन दोनों में से किसी एक फोर्स के इक्वल आ रहा है। अब ये सवाल मैंने एग्जांपल के लिए इसलिए लिया है कि आप ये देखिए, इसका सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं और इसके साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी करते हैं। डिस्कशन ये करता है कि मान लीजिए हमने दो आइडेंटिकल फोर्सेस लिया, F एंड F। ये दो आइडेंटिकल फोर्स हो गए जो कि हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने वाले हैं। अब यहां क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि उनका रिजल्टेंट जो है वो किसी एक F के बराबर आ रहा है। तो पहले तो हम ये निकालें कि उन दोनों फोर्सेस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट की हमको क्या मिल सकती है। तो हमने इस वाले फोर्स को लिया मान लीजिए A और इस वाले फोर्स को लिया B। तो इसका मैक्सिमम हमको पता है कि वो A प्लस B होता है, यानी कि रिजल्टेंट जो इनका मैक्सिमम मिलने वाला है ये मिलने वाला है 2F का। F प्लस F मतलब 2F का। हालांकि ये डिस्कशन अभी इसके एक्चुअल सॉल्यूशन में से नहीं है, बट वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट। R मैक्सिमम जो है वो 2F मिलने वाला है और R मिनिमम जो है वो A माइनस B यानी F माइनस F इक्वल टू 0 मिलने वाला है। तो इसका मैक्सिमम आएगा 2F और मिनिमम आया 0। इसका मतलब है कि 2F और 0 के बीच में हमको रिजल्टेंट की कोई भी वैल्यू मिल सकती है जिसमें कि हमको F मिल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम। तो अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि इसमें पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं और अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। मतलब ये हुआ कि हम ये कंफर्म हो गए कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमसे सही पूछा गया है, हमको जानबूझकर किसी ने कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करी है। कि रिजल्टेंट दो फोर्स अप्लाई हुए F एंड F और इसका रिजल्टेंट भी हमको मिला, F। A little bit interesting कि हमने जितना फोर्स लगाया हमको रिजल्ट भी उतना ही मिल रहा है। दो फोर्स लगाए F और F के और रिजल्टेंट भी हमारा F ही है। ठीक है, तो चलिए इसका रिजल्टेंट निकालते हैं और हम ये मान लेते हैं कि लेट एंगल बिटवीन फोर्सेस इक्वल टू थीटा। यही हमको निकालना है कि दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना था। क्वेश्चन में हमने देखा था, तो हमने ये मान लिया कि वो दोनों फोर्स एक दूसरे से थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पहला फोर्स F दैट इज द F स्क्वायर प्लस दूसरा फोर्स भी F दैट इज द F स्क्वायर और प्लस 2 इंटू पहला फोर्स F। वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से जो फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला है मैं वही यहाँ अप्लाई कर रहा हूं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये हम क्या लिख रहे हैं। दैट इज द A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A और B की जगह भी हम लिखेंगे F और इनके बीच का एंगल हमने थीटा माना हुआ है, तो दैट इज द cos थीटा। ये तो हमने दो वेक्टर F और F के रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख दिया भाई।
अब हमको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, यहां हमने लिखा हुआ भी है कि रिजल्टेंट भी हमको कितना मिल रहा है, f मिल रहा है, तो हम रिजल्टेंट की जगह भी लिखते हैं f, और f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर cos थीटा। दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद इधर हमको मिलेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। यहां से हमने 2f स्क्वायर ले लिया कॉमन, और यहां आ गया 1 प्लस cos थीटा, और ये इक्वल है किसके, f स्क्वायर के। तो हम इसको इधर लेके आते हैं, डिवीजन के फॉर्म में आएगा, दैट इज द f स्क्वायर बाई 2f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इधर हमको मिला 1/2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और 1 को इधर लेके आएंगे तो वी विल गेट cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। cos थीटा की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, -1/2, और ये थीटा इक्वल टू 120 डिग्री के लिए होता है। cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो 1/2, cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। इट मींस कि फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन कि जिसमें दो फोर्स F और F लग रहा है और उनका रिजल्टेंट भी हमको F मिल रहा है, तो उनको अगर हम 120 डिग्री के एंगल पर अप्लाई करते हैं, मतलब जैसा एक फोर्स हमने ऐसे लगाया और एक फोर्स 120 डिग्री के एंगल पर ऐसे लगा दिया, तो जो हमको रिजल्टेंट कुछ ऐसा मिलेगा, ये रिजल्टेंट मिलेगा, और ये भी F के इक्वल ही मिलेगा। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।